नमस्कार। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हमारा चैप्टर नंबर रहने वाला है तीसरा, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज की यहाँ पर बात हो रही है और इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं प्रमुख नोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इन नोट्सों को पढ़ लीजिएगा। आपको ना तो मार्केट से डेस्क बुक लाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और ना ही आपको संजीव पासबुक लाने की जरूरत पड़ेगी। आप यानी इन नोट्सों को पढ़ लीजिएगा। इन नोट्सों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरे 100 में से 100 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इनसे बाहर आए। पहला चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, दूसरा जिन्होंने नहीं देखा तो देखिएगा। और आज हमारा तीसरा टॉपिक है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, और इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं नोट्स। मैं यूट्यूब पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री करवा रहा हूँ, ठीक है, और लाइव क्लास भी फ्री करवाएंगे। अपलोडेड क्लास सब यूट्यूब पर फ्री चलेगी। देखो, अब आप कह रहे थे बहुत सारे दोस्त कि हमें जो है पीडीएफ चाहिए, नोट्स की यानी बुक चाहिए। तो देखो, हमने बुक तैयार कर रखी है, नोट्स की बुक तैयार कर रखी है। अभी कुछ टॉपिक बाकी हैं, तैयार होने वाली हैं, तो नोट्स बुक तैयार कर रखी हैं। अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं डायरेक्ट, कि हमें डायरेक्ट लिखे हुए नोट्स चाहिए, हम क्या है कि अपने ई मित्रा से भी निकलवा सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल में आ जाएगी पीडीएफ के रूप में पूरी बुक। तो उसकी जो प्राइस है वो 60 रुपये हैं। अगर आपके पास 60 रुपये नहीं है तो आप बिल्कुल यूट्यूब पर मैं फ्री करवा रहा हूँ। आप चाहो तो वीडियो को एक एक आराम से नोट कर सकते हो, वीडियो को रोक रोक कर, ठीक है। चलो, बिल्कुल मैं धीमी गति से चला रहा हूँ। पहले क्या है कि सभी नोट्स आपको उपलब्ध करवा देता हूँ, फिर जो है यानी अपलोडेड क्लास के रूप में आपको वीडियो अच्छे से समझाएंगे। चलो दोस्तों, हम दे रखे, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आपके सामने महाभारत। तो महाभारत के बारे में यहाँ पर सबसे पॉइंट बाय पॉइंट बता रखा है। महाभारत क्या है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसका पुराना नाम क्या था, ठीक है, और ये दुनिया के प्रसिद्ध ग्रंथों में क्या था, समृद्ध ग्रंथों में से एक था। इसकी रचना कब हुई, इस तरीके से प्रश्न देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। यानी इससे यानी 1-2 या नंबर की यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है महाभारत से रिलेटेड। देखिएगा, जैसे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था, महाभारत के रचयिता कौन है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो, आप देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखे गए हैं। महाभारत में जैसे 2 परिवारों के बीच युद्धों का विवरण भी है, ये देख सकते हैं। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था, समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है, एक एक अच्छे से समझा रखा है दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी के हैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ। जल्दी दोस्तों चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे, आपके सामने अपलोडेड क्लास यानी कि यूट्यूब पर करवाएंगे जल्दी सभी एक एक चैप्टर को अच्छे से। वी.एस. सूतंकर कौन था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वी.एस. सूतंकर कौन था। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को रोकर लिखना है आपको। वी.एस. सूतंकर संस्कृत के विद्वान थे। पॉइंट बाय पॉइंट इसी तरीके से आपको लिखना है। चौथा पॉइंट इसी में दे रखा है वी आगे। और ये देखो, परियोजना के निरीक्षण के बाद 2 बातें क्या सामने आई थी, पहली बात क्या थी और दूसरी बात क्या थी, इस तरीके से आपको लिखना है। और ये बंधुत्व एवं विवाह परिवार, बंधुत्व एवं विवाह परिवार, इसमें आप देख सकते हैं। आप वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। और एक भी क्वेश्चन दोस्तों इन नोट्सों से बाहर नहीं आने वाला है। आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा अगर मेरिट में आना चाहते हैं तो। 2023 का भी हमारा अच्छा रिजल्ट रहा है, अब की बार ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। ये देख सकते हैं पितृवंशी व्यवस्था। पितृवंशी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। पितृवंशी व्यवस्था टिप्पणी लिखो, इस तरीके से आपको लिखना है। ये देख सकते हैं महाभारत में 2 परिवार थे, कौरव और पांडु। कुरुवंश और कौरव भी जो है, कौरव भी कुरुवंश से थे और पांडु भी कुरुवंश से थे, ये देख सकते हैं। और कई बार हमें पूछा जाता है कि विवाह के कितने प्रकार हैं, ठीक है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं, तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ये इनके आधार पर देखो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। जिसमें से हमें कई बार पूछा जाता है कि बहिर्विवाह पद्धति क्या है, अंतर्विवाह पद्धति क्या है, बहुपति प्रथा क्या है, बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा क्या है, इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल। बहिर्विवाह, बहिर्विवाह का मतलब गोत्र से बाहर विवाह करना, ये कहलाता है बहिर्विवाह। और गोत्र के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह। ये बिल्कुल आसान सी परिभाषा मैंने लिख रखी है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हो। ये देख सकते हैं बहुपति प्रथा, बहु यानी अधिक, पति यानी पति, जिस स्त्री के 1 से ज़्यादा पति होते हैं वो बहुपति प्रथा, ठीक है। 1 से अधिक पति होना बहुपति प्रथा, और 1 से अधिक पत्नियां होना वो है बहुपत्नी प्रथा। तो आप देख सकते हैं आगे दे रखा है स्त्री का गोत्र। गोत्र क्या है, गोत्र। तो देखो गोत्र क्या है, गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति थी। इसका आरंभ कब हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है। और इसके तहत लोगों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया, आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर आप इस तरीके से आप लिखेंगे दोस्तों अच्छे से।
मनुस्मृति का संकलन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मनुस्मृति का संकलन कब किया गया था, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इनमें से बन सकता है। ये देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोत्र के प्रमुख नियम बताओ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गोत्र के प्रमुख नियम आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? यहाँ पर ऑप्शन में अधिक इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक विषमताएं क्या क्या थी, समाज में विभिन्नताएं क्या क्या थी। इसी तरीके से आपको लिखना है, ब्राह्मण के क्या कार्य थे, ब्राह्मण के प्रमुख कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या सदैव क्षत्रिय ही राजा होते थे? बताइए, संक्षेप में लिखिए, क्या सदैव क्षत्रिय ही राजा होते थे? तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, उदाहरण भी दिया गया है। और ये है जाति और सामाजिक गतिशीलता। समाज में जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इनका वर्णन किया गया है। देख सकते हैं ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण के क्या क्या कार्य होते थे, क्षत्रिय के क्या क्या कार्य होते थे, वैश्य के क्या क्या कार्य होते थे, शूद्र के क्या कार्य हैं। और ये प्रश्न बनता है दोस्तों 1 नंबर के अंदर ऑब्जेक्टिव। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो देवी व्यवस्था से। इंपॉर्टेंट है, याद करना अच्छे से, देवी व्यवस्था से। ठीक है, तो वीडियो को रोककर लिखना है दोस्तों। अब आप कहेंगे भाई आप ऐसे समझा नहीं रहे हैं, फटाफट ऐसे कैसे चल रहे हैं? देखो, अभी मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, वीडियो लाएंगे, आपको अच्छे से समझा कर बोर्ड पर लाएंगे। ठीक है, अच्छे से बोर्ड पर समझाएंगे, क्लास लेंगे। और जाति के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। और 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष किस प्रकार था, ये देख सकते हो। ये देखो चांडाल, चांडाल कौन थे? मनुस्मृति में चांडाल के बारे, मनुस्मृति में क्या बताया गया है चांडालों के संबंध में, देख सकते हैं। जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा, संपत्ति का अधिकार जिसमें लैंगिक आधार और वर्ण आधार, अब यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, देख सकते हैं। वीडियो को रोक कर पूरे नोट्स अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट करना है। अगर ये नोट्स पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरे यानी कि हिस्ट्री में पूरे 100 में से 100 में, ज्योग्राफी तो आपको पता है मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, उनको भी अच्छे से करवा रहा हूँ। तो वर्ण और संपत्ति के अधिकार देख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिख रखा है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी किस प्रकार थी। और दक्षिण के राजा तथा सरदारों के बारे में यहाँ पर बता रखा है। दक्षिण के राजा तथा सरदार, एक सामाजिक अनुबंध, और ये साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं, बड़े नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। तो देखो, इतिहासकार अगर सबसे पहले ग्रंथ की भाषा देखते हैं, फिर ग्रंथ के प्रकार देखते हैं कि लेखक कौन थे, लेखक का दृष्टिकोण क्या था, उसमें श्रोता यानी सुनने वाले, रचना का काल क्या था, इस तरीके से लिखा हुआ है इसमें, देख सकते हो। सबसे पहले ग्रंथ की भाषा के बारे में यहाँ पर बता रखा है इसमें। ठीक है, तो वीडियो को रोककर अच्छे से लिखना आपको। ये देख सकते हैं, भाषा है विषय वस्तु, लेखक एक या अनेक तिथियां, और ये सदृश्यता की खोज किस प्रकार हुई। और ये एग्जाम में पूछा गया था कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पूछा है, 2022 में पूछा है ये क्वेश्चन। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर इस तरीके से लिख रखा है। गतिशील का मतलब यानी लगातार गति कर रहा है। आखिर महाभारत लगातार गति कैसे कर रहा है, गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नए नए प्रकरण जुड़ते गए हज़ारों वर्षों तक। ठीक है, और इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है, ये आपके सामने दे रखा है। तो ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। पूरे चैप्टर के हमने नोट्स देखे हैं। और देखो, आपको पता है कि नोट्स उतारने में आपको टाइम लग सकता है, तो मेरे द्वारा जो बुक हैं वो आप चाहो तो यानी ख़रीद सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर है ये 8955661301, यानी पूरी हिस्ट्री के नोट्स आपको मिलेंगे। कोई एक बुक के नहीं, एक चैप्टर के नहीं मिल रहे, पूरे हिस्ट्री के पूरे के मिलेंगे। दोनों बुक हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बुक, 3 बुक है, आपको पता होगा। 4 यानी किसी में 3 पार्ट है, किसी में 4 पार्ट हैं, बड़े बड़े पार्ट हैं। तो सभी के नोट्स आपको मिलेंगे ओनली मात्र 60 रुपये में। 60 रुपये में पूरे हिस्ट्री के नोट्स आपको मिलेंगे। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर देना अपना नाम तथा अपना जिला, जो भी आप राज्य, जिस राज्य से हो। ठीक है, और आप ऐसे लिखना है कि हमें नोट्स खरीदने हैं, अपना नाम जरूर बताइए। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।